अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है जहांजेब इकबाल खरल ने गुजरांवाला से। जब भी मुझे कोई कहानी भेजता है तो उस कहानी को सुनने या पढ़ने के बाद मैं खुद कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस अंदाज में खो सा जाता हूं कि दुनिया में कैसे कैसे हालात व वाक़यात जहाँ पेश आ रहे हैं वहाँ पे ऐसी ऐसी खौफनाक और ऐसे ऐसे राज जो इंसानों की आंखों के आगे पोशीदा राज जब खुलते हैं तो इंसान हैरान हो जाता है। ऐसी एक कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जहांजेब इकबाल खरल ने जो भेजी है। ये कहानी है इंस्पेक्टर रिजवान और उनकी बीवी बिस्मा की। उनका अभी ही तबादला हुआ था और जिस शहर के अंदर उनका तबादला हुआ था, पुलिस की नौकरी ऐसी होती है जो गाहे बगाहे उनका एक शहर से दूसरे शहर तबादला होता रहता है। और बिस्मा ने जिस घर का इंतखाब किया था, ये 2 मंजिला घर था जहां नीचे उनके रिश्तेदार थे और ऊपर वाला उनका घर खाली था। तो बिस्मा घर में अकेली ना रहे, इसलिए उन्होंने वो जो ऊपर वाला बड़ा सा पोर्शन था वो किराए पर ले लिया। जहां उस घर के अंदर ऊपर वाले पोर्शन में तमाम सहूलियात थीं, वहीं पे रिजवान ने अपनी बीवी बिस्मा के लिए एक मुलाजमा का भी बंदोबस्त किया जो उसके काम काज में मदद करती। बिस्मा एक पढ़ी लिखी खातून थी और उन दोनों की ये लव मैरिज थी। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जहां मियां बीवी का रिश्ता उनके बीच में कायम था, वहां पे एक दोस्ताना रिश्ता भी उनके अंदर था। बिस्मा खामोश तबीयत, अपने काम से काम रखने वाली, और जब भी उसको मौका मिलता वो अपनी नमाज, अपनी इबादत और अल्लाह का जिक्र व अस्कार करती। जहां वो मॉडर्न थी, रिजवान के साथ बड़े बड़ी पार्टियों में जो अमीरों की, अमीरजादों की, जहां पे उनको भी मदऊ किया जाता, वहां पे शिरकत करती, तो उसी तरह बन ठन के जाती। कोई ये ना कह सके कि ये कैसी खातून है, इसने किस तरह के लिबास पहन रखा है। वो बिल्कुल उनका मुकाबला करती और देखने वाली आंखें बिस्मा को देखती ही रह जाती, क्योंकि वो बहुत ही हसीन और जमील थी। और रिजवान भी कदो काट, खुदा ने जिस तरह का उसको चेहरा दिया था, उसको भी जो भी देखता वो भी देखता ही रह जाता। और यूं जो भी उन दोनों को देखता तो कहता, कितना खूबसूरत ये कपल है। इस घर के अंदर वैसे तो हर चीज खूबसूरत थी, लेकिन ऊपर बनी हुई एक ऐसी खिड़की जो वेंटिलेशन के लिए थी कि जब इंसान गर्मियों के दिनों में बाहर हवा चल रही हो तो उस खिड़की को खोल के बाहर ना सिर्फ हवा का नज़ारा ले, बाहर की मंजर कशी से भी लुत्फ अंदोज हो। लेकिन इस जगह पे वो हवा तो खिड़की से हासिल कर सकते थे, लेकिन मंजर से लुत्फ अंदोज इसलिए नहीं हो सकते थे कि जैसे ही पहली दफ़ा उन्होंने उस घर की उस खिड़की को खोल के देखा तो पता लगा कि सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। एक ऐसा कब्रिस्तान जो उस घर के बिल्कुल बैक साइड से ही शुरू होता है, यानी उस घर की जो दीवार थी उस दीवार के साथ ही जुड़ा हुआ कब्रिस्तान, जिसको कहते हैं शहरे खामोशा। एक ऐसा शहर जहां की दुनिया बिल्कुल खामोशी से सोती है, हर वक्त सोती है, अब्दी नींद सोती है, और ऊपर परिंदे बह के सिर्फ रात को सोते हैं और दिन को चहचहाते हैं। कभी कभी इंसानों की आमद होती थी जब वो अपने किसी प्यारे को इस शहर खामोशा में दफन करने के लिए आते। लेकिन बिस्मा ने, क्योंकि नीचे खाला ही थी रिश्ते में जो रहती थी, तो अकेलापन ना हो, रिजवान अगर
नौकरी के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चला गया या 2 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया तो उसका अकेलापन ना हो इसलिए घर महफूज समझा जाता था। इसलिए उस कब्रिस्तान को भी उन्होंने अवॉइड किया और ये घर ले लिया। जब भी बिस्मा घर के खाने बनाती, खुद अपने हाथों से शौहर के लिए खाना बनाती, नौकरानी मुलाजमा में मौजूद थी जो उसका हाथ बटाती, लेकिन रिजवान की हर चीज का वो बेइंतहा ख्याल रखती। ऐसे ही एक दिन गर्मियां शुरू हो रही थीं, रिजवान ऑफिस गया हुआ था, ये दिन का टाइम था, तो बिस्मा को गर्मी सी महसूस हुई। उसने खिड़की खोल दी कि बाहर शायद हवा चल रही है तो बाहर से हवा आए। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो सामने का मंजर वही कब्रिस्तान, चारों तरफ कब्रें ही कब्रें और उनके इर्द गिर्द बने हुए वो घने सायादार दरख्त जिनके ऊपर परिंदे बैठ के चहचहाते थे। अभी भी गर्मी की शिद्दत से कुछ परिंदे बैठ के काएं काएं और कुछ अपनी मखसूस बोलियों में बोल रहे थे। वहीं पे बिस्मा ने देखा आज कब्रिस्तान में काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं। अभी खिड़की खोल के उस मंजर को देख रही थी कि पीछे से नौकरानी आई और उसने कहा, पाजी, लगता है आज फिर किसी का प्यारा उनसे जुदा हो गया है और वो अपने प्यारे को दफन करने आए हैं। तभी दरख्तों के नीचे बनी हुई वो ताजा कब्र जो खुदाई की गई थी, उसके अंदर शायद वो अपने प्यारे को नीचे दफन कर चुके थे, रख चुके थे उसकी मुर्दा खाकी वजूद को। अब वो उसके ऊपर मट्टी डाल रहे थे। बिस्मा उस कब्र को देखते हुए सोचों में गुम हो गई थे। इंसान भी क्या चीज है, कैसे कैसे हातिम आए, कैसे कैसे अकबर आए, कैसे कैसे बादशाह आए, कैसे कैसे इंसान आए, लेकिन आखिर सब मट्टी से बने इंसान मट्टी के अंदर चले गए। ये भी कोई बशर होगा, कैसे जीता होगा, जिंदगी कैसे गुजारी होगी, अजाब में या शाही जिंदगी गुजारी होगी, लेकिन आखिरत यही है, एंड यही है। देखो आज मनो मट्टी के नीचे इसको दफनाया जा रहा है। और यूं देखते ही देखते उसकी कब्र बना दी गई और सब वहां पे फातियां कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो अपने काम में मसरूफ हो गई। उसने खिड़की बंद इसलिए कर दी थी कि बाहर से हवा तो नहीं आ रही थी, मजीद गर्मी का एहसास हो रहा था। उसने कमरे में मौजूद एयर कंडीशन चला दिया। शायद ये पहली गर्मियों की शुरुआत थी कि आज पहला दिन था कि उसने एयर कंडीशन चला दिया। वो अपने काम में मसरूफ हो गई। शाम को उसका शौहर पहुंचा, दोनों ने बैठ के खाना खाया और खाना खाने के बाद रिजवान उस कमरे में चला गया जहां पे बैठ के वो अक्सर अपनी किताबों का मुतालिया करता था। उसने कहा, बस मैं थोड़ी सी देर के पास आता हूं। अब अपना पसंदीदा शौक जो उसका घर के अंदर था कि वो टीवी के ऊपर अपने कुछ पसंदीदा प्रोग्राम देखती थी, वो भी कुछ किताबें पढ़ती थी और बाकी वक्त घर का खाना वगैरह बना के अपने आप को मशगूल रखती थी। उसका दिल किया कि वो अपना जाके पसंदीदा टीवी पे प्रोग्राम देखे, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में एक बात सी आई कि आज मैंने किसी को कब्रिस्तान में दफनाते हुए देखा था और उस दफनाते हुए मंजर को देख के मैं कुछ ख्यालों में खोल गई थी। ऐसी ख्यालों में खो गई थी कि इंसान का एंड तो यही है, हमने भी जाना है। देखो सब उसकी फातिया पढ़ के चले गए होंगे, अब वो उस मनो मट्टी के नीचे अकेली सो रही होगी या अकेला सो रहा होगा। ये बातें सोचते हुए वो बजाय टीवी की तरफ जाती, चलती हुई दोबारा खिड़की की तरफ आई। अनजाने में वो चाहती नहीं थी, लेकिन जैसे खुद ब खुद उसके हाथ खिड़की की तरफ चले गए और उसने खिड़की खोल दी। शायद आज कब्र और कब्र में दफन वो लोग जो सामने मौजूद थे कब्रों की सूरत में शहर खामोशा में, उनके बारे में ही सोचना चाहती थी कि उसी लम्हे उसकी निगाह उसी कब्र पे पड़ी जहां आज एक ताज़ा कब्र बनी थी, जहां पे आज किसी को दफनाया गया था। कि उसने देखा उस कब्र के साथ ही एक आग जल रही है। लकड़ियों को इस अंदाज में रखा गया है
कि भरपूर आग लगी है और उस आग के सामने ही एक शख्स बैठा आग को देख रहा है। वो चौंकी कि रात के इस टाइम, जहां शौहर भी कह के गए थे कि मैं बस पढ़ के आता हूं, कुछ बुक्स हैं, मैं अपनी एक बुक पढ़ रहा हूं, वो ख़त्म कर लूं, मैं वापस आता हूं, तो फिर सोते हैं। तो रात के इस पहर कौन आया है जो अपने प्यारे के लिए आया है? क्या ऐसा बेचैन है कि अपने प्यारे के पढ़ने के लिए, फातिहा करने के लिए रात के इस पहर आया है? और उसने आग क्यों जला रखी है? ठीक है, दिन को शदीद गर्मी थी, रात को मौसम बेहतर हो गया है, लेकिन इतनी भी ठंड नहीं है, गर्मियों की शुरुआत है, कि आग जलानी पड़े। तो ये क्या माजरा है? एकदम से उसके जिस्म ने झुरझुरी से ली। कहीं ये कोई चोर तो नहीं है, कहीं ये कोई डाकू तो नहीं है, कोई ऐसा बुरा इंसान तो नहीं है जो रात के इस पहर कब्रिस्तान में मौजूद है, मौके की तलाश में है कि दुनिया सो जाए और वो किसी घर में घुसकर चोरी कर सके, किसी घर में घुस के डाका डाल सके। अभी उस शख्स के बारे में ऐसा ही सोचा ही था कि वो नौजवान जिसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी, वो नौजवान जो आग की तरफ बैठा देख रहा था और आग बिल्कुल कब्र के सामने लगी हुई थी, एकदम से उसने बैठे बैठे अपनी गर्दन मोड़ी इस अंदाज में जैसे सामने जो खिड़की खुली थी और खिड़की के उस पार खड़ा कोई झांक रहा था, जैसे वो चौंक सा गया था और उस आग को देखते देखते उसने अपनी गर्दन को मोड़ा और खिड़की की तरफ देखना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक चमक सी पैदा हुई और खिड़की के इस पार खड़ी हुई बिस्मा एकदम से घबरा गई कि इसने मुझे देख लिया, इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक सी है। और उसी लम्हे वो अपनी जगह से एकदम से खड़ा हो गया। वो टिकटिकी बांधे बिस्मा को देख रहा था और बिस्मा अजीब सी हो गई कि ये कौन है? ये बैठा हुआ था, पहले इसने आग जलाई हुई है, ये हैरान कुन बात है, और उसके बाद रात के इस पहर मौजूद है, ये दूसरी हैरान कुन बात है, और तीसरी हैरान कुन उसने मुझे देखा, टिकटिकी बांध के देखा और देखते ही साथ ही वो खड़ा हो गया है। बिस्मा ने जल्दी से वो खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसको एहसास था कि उसका शौहर उसके घर में मौजूद है। उसको किसी चीज की कोई फिक्र की जरूरत नहीं, इसलिए जरूरत भी नहीं थी कि उसका शौहर पुलिस की मुलाजमत करता था, एक बड़े अहम ओहदे पे फाइज था, उसको किस चीज का खतरा। उसने उस शख्स को झटक दिया, खिड़की को बंद किया और टीवी की तरफ चली गई कि मैंने क्यों ऐसे खिड़की को खोला, पता नहीं कौन है कौन नहीं, उसने मुझे देख लिया और वो चौंक सा भी गया। उसने टीवी पे अपना प्रोग्राम लगा लिया और वो शख्स को भूल गई, बैठ के टीवी देखती रही। और जब उसका प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके 5 मिनट के बाद उसका शौहर भी बेडरूम में दाखिल हुआ और बोला, तो क्या ख्याल है, सोने की तैयारी की जाए? तो वो बोली, हाँ सोया जाए। यूं दोनों बिस्तर पर लेट गए। उस कमरे के अंदर वो जो तेज रोशनी जल रही थी उसको बुझा दिया गया और एक हल्का सा लैंप, जिसकी रोशनी बिल्कुल हल्की हल्की थी कि कमरे के अंदर घुप अंधेरा ना हो, एक सब्ज कलर की हल्की हल्की रोशनी टेबल पे रखे उस लैंप से निकलना शुरू हो गई और दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। बिस्मा कम नींद की आगोश में चली गई, लेकिन उसको उस वक्त एहसास हुआ जब ख्वाब के अंदर उसने एक अजीब सा मंजर देखा। उसने देखा कि वो खिड़की के पास खड़ी है और दूसरी तरफ आग जल रही है और उस आग के सामने एक नौजवान जिसकी शक्ल सूरत अच्छी खासी खूबसूरत है, वो किसी खाते पीती फैमिली का लड़का, किसी खाते पीते अमीर ख़ानदान का लड़का नज़र आता है। उसका हुलिया बताता है कि वो किसी अमीर फैमिली का लड़का है। उसको देखते ही आग की तरफ देखना छोड़ देता है और उसी तरह जो मंजर उसने देखा था उसी तरीके उसकी तरफ वो गर्दन घुमा के देखता है और उसके बाद उठ के खड़ा हो जाता है और बगैर पल के झपकाए मुसलसल बिस्मा को देखे जा रहा है। बिस्मा चौंक सी गई और ख्वाब के अंदर ही उसने झटका लिया, उसने उसके जिस्म ने एक झुरझुरी सी ली और तभी उसने आंखें खोल दी कि ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है। देखा शौहर पास सो रहा है, गहरी नींद। खुद अपने आप से हम कलाम हुई, शायद मैंने इस बुरा ख्वाब देखा है। वो उस लम्हे उस शख्स को इस तरह उठता हुआ देख के और अपनी तरफ टिकटिकी बांधे देख के शायद मेरे दिमाग में वो बातें रह गई थी, इसलिए शायद मैंने उसी का ख्वाब देखा। खैर वो थोड़ी देर जागती रही और फिर से सो गई।
सुबह उठी, शौहर ने कहा, आज आपके साथ वादा था कि दिन का खाना हम बाहर खाएंगे, तो बस मैं ऑफिस जा रहा हूं, जल्द ही वापस आऊंगा, हम दिन का खाना बाहर ही खाएंगे। शौहर नाश्ता करके चले गए। वो तैयार वगैरह हुई। शौहर के आने का वक्त हो गया था, क्योंकि अब वो बाहर लंच के लिए जाने वाले थे कि एकदम से वही रात वाला ख्वाब उसको याद आ गया कि ऐसा मैंने अजीब ख्वाब देखा था, और कल कैसे मैंने एक अजीब से बंदे को देखा था। ये ख्याल आते ही वो फिर से खिड़की के पास गई। उसके दिल ने कहा, ना खोलो। उसने कहा, क्यों ना खोलो? मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूं, मैं डरने वाली खातून नहीं हूं, ऐसी चीजें होती रहती हैं, इससे मुझे क्या। उसने खिड़की खोल दी, लेकिन मंजर आगे वही मंजर था जो ख्वाब में देखा था, वही मंजर था जो कल शाम को उसने, रात को उसने देखा था। वो नौजवान वहीं पे अभी तक मौजूद था, आग जलाए हुए, और उसी तरह खड़ा खिड़की की तरफ मुसलसल देख रहा था। उसके जिस्म ने एक ऐसी झुरझुरी ली, उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या मंजर है? क्या रात से ये यहीं पे मौजूद है और रात से गया ही नहीं है? और उसने देखा उस कब्रिस्तान में और लोग भी मौजूद थे। वो अकेला नहीं था, आज 2-3 लोग और भी थे, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। वो अपने प्यारों की कब्रों पे बैठे पढ़ रहे थे, वो पढ़ने में मसरूफ थे। वही एक नौजवान था जो कब्र के पास खड़ा मुसलसल बिस्मा की तरफ देख रहा था। बिस्मा ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी कि ये क्या है। वो अजीब सी हो गई। थोड़ी देर के बाद शौहर आ गया, उसने सब भुलाया और शौहर के साथ बाहर चली गई। पहले उन्होंने खाना खाना था और प्रोग्राम यह था कि खाना खाने के बाद हम शॉपिंग करेंगे। उन्होंने बाहर जाके दोपहर का खाना खाया और उसके बाद शॉपिंग करने के लिए मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर जाने लगे। और जब वो एक शॉप से निकल के दूसरी शॉप की तरफ जब जाना शुरू हुए, तो बिस्मा जैसे ही शॉप के बाहर निकली तो उसने देखा रोड क्रॉस करके परली साइड पे वही नौजवान जिसको उसने कब्रिस्तान में आग जलाए हुए खिड़की की तरफ खड़े हुए देखा था, वो मौजूद था और बिस्मा की तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। टिकटा एकदम से वो घबरा गई, हड़बड़ा गई कि ये क्या है, ये तो वही नौजवान है। इससे पहले कि शौहर से कोई बात करती, शौहर ने आवाज दी, इधर आओ, ये रही तुम्हारी फेवरेट। और उसने आधा जुमला सुना शौहर का और शौहर की तरफ मुतवज्जो हुई, क्या कहा आपने? उसने कहा, ये लो, जो चीज तुम ढूंढ रही थी वो यहां पे मौजूद है। यूं वो शौहर के साथ अपनी पसंदीदा चीजों को लेने में मशरूफ हो गई और कुछ लम्हों के लिए उसको भूल गई। जब वहां से खरीदारी कर ली, वो बाहर निकले तो वो शख्स वहां पे नहीं था। उसने खड़े होकर इधर उधर देखा, वो कहीं पे नहीं था। शौहर ने पूछा, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, चलिए। गाड़ी में बैठे घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए मुसलसल सोच रही थी कि उसको मैंने आज रोड के क्रॉस करके दूसरी सिमत में देखा है और मैं मुसलसल देख रही हूं, ये हो क्या रहा है। उसकी तबीयत अजीब सी बोझल सी होनी शुरू हो गई। घर पहुंच के खाना वगैरह अपने लिए पैक करा के लाए थे। उन्होंने खाना वगैरह खाया, लेकिन उसका खाना खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। उसको बुखार सा मौजूद हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसको बुखार सा हो रहा हो। उसने बुखार की दवाई वगैरह खाई और सो गई जल्द ही। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। वो घर के काम काज में मसरूफ हो गई। शौहर ने नाश्ता वगैरह किया और वो ऑफिस चले गए। और जब दिन को उसको टाइम मिला तो उसके दिमाग में फिर से ख्याल आया, क्या मैं खिड़की को खोल के एक दफा फिर से देखूं वो बाहर मौजूद है या चला गया है, जिसको मैंने उस शॉपिंग के दौरान रोड की दूसरी सिमत खड़े हुए देखा था। नहीं, मुझे उस तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो दिमाग ने कहा, क्यों नहीं देनी चाहिए? बिस्मा, किस बात से डर रही हो? तुम्हें किस बात का खौफ है? वो जो भी है होता रहे, तुम देखो। वो डरते डरते खिड़की के पास गई। उसने पूरी खिड़की नहीं खोली, हल्की सी खिड़की को इस अंदाज में खोला
कि वो सिर्फ झांक सके, कि अगले को पता ना लगे कि मैं झांक रही हूं, लेकिन मैं देख सकूं बाहर का मंजर क्या है, वो मौजूद है या चला गया है। उसने थोड़ी सी खिड़की खोली और जब सामने की तरफ देखा, आग अभी भी जल रही थी और वो नौजवान वहीं पे मौजूद, अभी भी टिकटिकी बांधे उसी खिड़की की तरफ देख रहा था जो थोड़ी सी खोली गई थी ये झांकने के लिए कि बाहर मौजूद है या नहीं। तो वो एकदम से घबरा गई कि ये तो मौजूद है। अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। जिसको पहले उसने डाकू, चोर और अजीब सा समझा, फिर उसने जब उसको वहां देखा, वापस आके उसकी तबीयत ऐसी होगी, उसने कहा मुझे शौहर से डिस्कस करना चाहिए, मैंने अभी तक अपने शौहर से डिस्कस क्यों नहीं किया। उसने खिड़की जल्दी से बंद कर दी और बेचैनी से शौहर का इंतजार करना शुरू हो गई। उसने शौहर को फोन किया कि आज कब आएंगे आप। उसने कहा सब खैरियत है ना, क्योंकि बीवी ऐसा पूछती नहीं थी। उसने कहा हाँ बस आज जल्दी आ जाइएगा। रिजवान बोला ठीक है, मैं आज कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। रिजवान घर पहुंचा और बीवी से आते ही मुखातिब हुआ, सब खैरियत है बिस्मा, क्या हुआ है, तुमने मुझे कहा जल्दी पहुंच जाओ, कोई खास बात है। वो बोली हाँ कुछ आपको बताना है। हाँ बताओ बिस्मा, क्या बात है। बिस्मा चलती हुई खिड़की के पास गई और कहा आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। क्या दिखाना चाह रही हो। कहा पता नहीं क्या है रिजवान, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, ये देखें। उसने खिड़की जैसे ही खोली, सामने वही मंजर था, आग जल रही थी और वो नौजवान वहीं पे मौजूद था। रिजवान ने जैसे ही खिड़की को खोलते हुए देखा और सामने के मंजर को देख के एकदम देखता और बोला हाँ बोलो, क्या दिखा रही हो, क्या दिखाना है। वो बोली उस नौजवान को देखो जो वहां पे मौजूद है और मुसलसल हमारी खिड़की की तरफ देख रहा है। क्या, मैं समझा नहीं। वो देखो, वो सामने जो शलवार कमीज में नौजवान खड़ा है, तुम जानते हो मैं इसको कब से देख रही हूं। जब कोई कल परसों ये मरा था और जब कोई दफना के गए थे तो उस वक्त मैंने देखा लोग दफना रहे थे अपने किसी प्यारे को, और जब शाम को वैसे ही मैंने खिड़की खोली तो ये आग के पास बैठा हुआ था और आग को देख रहा था। जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो इसने गर्दन मोड़ के मेरी तरफ देखा और उसके बाद खड़ा हो गया और मुसलसल मुझे देखना शुरू हो गया। मैंने खिड़की जल्दी से बंद कर दी, पता नहीं कोई चोर उचक्का है, डाकू है, कौन है, या किसी अपने प्यारे के पास है, मेरा क्या लेना देना। मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, लेकिन अगले दिन जो मैंने देखा, हमने शॉपिंग के लिए जाना था, खाना खाने के लिए जाना था, खिड़की खोल के देखा तो ये अगले दिन भी मौजूद था। और जब हम शॉपिंग कर रहे थे आपने मुझसे पूछा था क्या देख रही हो, तो उस टाइम ये मुझे नजर आया था जब आप मुझे बुला रहे थे अंदर आओ ये रही तुम्हारी फेवरेट। तो उससे पहले इसी को, ये जो सामने खड़ा है, मैंने रोड के उस पार खड़े हुए देखा था, ये मुझे देख रहा था। मुझे डर सा लगा, आपने मुझे अंदर बुला लिया और मैं अपनी फेवरेट चीज लेना शुरू हो गई। जब बाहर निकली मैं इसी को ढूंढ रही थी। मैं वापस आई, मेरी तबीयत अजीब सी हो गई थी, मुझे बुखार सा हो गया था, मैं मेडिसिन खा के सो गई। आज सुबह जब आप ऑफिस के लिए गए हैं, मैंने दिन को वैसे ही खोल के देखा है तो ये फिर वहीं पे मौजूद था और मैंने फैसला कर दिया आज मैं आपको बताऊं कि अब मुझे डर लगना शुरू हो गया कि पता करें ये कौन है और ये चाहता क्या है। रिजवान ने सामने उस कब्र की तरफ देखा और कहा बिस्मा किसकी बात कर रही हो। रिजवान, ये सामने जो खड़ा है कब्र के पास, ये जो ताजा कब्र नजर आ रही है। रिजवान बोला हाँ नजर आ रही है, उसके साथ देखो आग लगी हुई है और आग के साथ वो शख्स भी खड़ा है। रिजवान ने फिर कुछ देर देखा और फिर बीवी की तरफ मुखातिब हुआ, मैं उसको नहीं देख पा रहा, क्या तुम उसको क्लियर देख पा रही हो। तो वो चौंकी और शौहर से मुखातिब हुई, अब क्या कह रहे हैं, क्या आपको वो नजर नहीं आ रहा। नहीं बिस्मा, मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा। ये आप क्या कह रहे हैं, वो तो क्लियर खड़ा है और सामने की तरफ देख रहा है। रिजवान एक पढ़ा लिखा शख्स था, पुलिस की नौकरी करता था, इन बातों को समझता था कि बीवी पागल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो दीवानी हो गई है, कोई ऐसी बात कर रही है। अगर वो कुछ कह रही है, मुसलसल देख रही है, जरूर कुछ है जिसको मैं नहीं देख पा रहा। उसने कहा मुझे समझ नहीं आई, तुम कुछ देख पा रही हो और मैं नहीं देख पा रहा, पर मैं इसकी खोज लगा लूंगा, परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो। उसने अपनी बीवी को दिया और जाके उसको बातों में बहलाना शुरू कर दिया, नॉर्मल करना शुरू कर दिया। ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। अगले दिन जैसे ही उठा, सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचा तो इमाम मस्जिद से जो मौलवी साहब थे बैठ के सारी बात तफसील से की
कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरे घर चलिए। इमाम साहब तैयार हो गए, वो उनको लेके घर आ गया। बीवी ने कहा सब खैरियत है, आप इमाम साहब के साथ आए हैं। उन्हें इमाम साहब से कहा, इमाम साहब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये है मेरी बीवी बिस्मा। वो मस्जिद में ही बता के आए थे कि मेरी बीवी बिस्मा को इस तरह कोई वहां पे नजर आ रहा है। मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, कोई वहम का शिकार नहीं है और वो डरने वाली नहीं है। उसको अगर कुछ नजर आ रहा है जिसको मैं नहीं देख पा रहा तो कुछ ना कुछ तो जरूर है, तो आप आके पता कीजिए क्या मामला है। इमाम साहब कुछ देर बैठे, पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद कहा, मुझे वो जगह दिखाइए, कहां पे है वो जगह। जब सामने खिड़की खोल के उनको वो कब्र दिखाई गई तो बोले, मैं समझ गया, ये उस नौजवान की कब्र है जो 2 दिन पहले कार के हादसे में उसकी मौत वाक़ई हुई और उसके बाद उसकी कार जल गई थी। और उसी कार हादसे में आग लगने के बाद जो जख्मी हालत में था, कार से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंदगी ने उसको मोहलत नहीं दी, मौत ने उसको लपक लिया और वो उस जलती हुई गाड़ी में मर गया। मैंने ही इसका नमाज जनाजा पढ़ाया था और दफनाने वालों में मैं भी शामिल था। इस कब्र को मैं अच्छी तरह के पहचानता हूं, ये 2 दिन पहले की कब्र है। बिस्मा से पूछा, उसका हुलिया क्या है? बिस्मा ने जब सारा हुलिया बताया तो बोले, ये ठीक कह रही हैं, यही उसका हुलिया है। बाजुकात ऐसा होता है, इंसान जब अपने वजूद को छोड़ देता है तो उसके बातनी, एक मट्टी का बना हुआ है, एक बातनी वजूद जो है वो सबको नजर नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे इंसान जरूर होते हैं जिनको वो बातनी शक्ल में सामने नजर आ जाता है। अगर आपकी बीवी देख रही हैं, मेरी पढ़ाई भी यही कहती है, ये गलत नहीं कह रही, इनको नजर आ रहा है बातनी रूप के अंदर, आप उससे बात कीजिए। आपकी बीवी से जरूर वो कुछ कहना चाहता है। डरिए मत और किसी को भी इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। कोई मर चुका है और मरने के बाद उसका अगर एक बातनी जिस्म है तो वो जरूर इसलिए है, अगर किसी खास बंदे को नजर आ रहा है तो वो उसी को ही बता सकता है। मैं चला भी जाऊं वो मुझे नहीं बताएगा, क्योंकि मैं अभी भी इस खिड़की को देख रहा हूं, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। और बिस्मा को बुला के अगर पूछा जाए तो वो कहेगी मौजूद है। और वैसे उसी लम्हे बिस्मा को बुलाया गया और पूछा गया, क्या वो मौजूद है? बिस्मा ने कहा, हाँ वो मौजूद है। उन्होंने कहा, मेरी बात की तस्दीक हो गई। अब आप लोग अंधेरे के लम्हे में इसके पास जाइए और इससे बात कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। मौलवी साहब ने कुछ हिदायत की और वहां से चलते बने। रिजवान अपनी बीवी बिस्मा से बोला, बिस्मा वो तुम्हें नजर आ रहा है, वो मर चुका है, हकीकत में बातनी वजूद के साथ है, हकीकी वजूद उसका चला गया है। एक मिट्टी का बना हुआ जो उसका वजूद था वो चला गया है। वो कुछ कहना चाहता है, वो सिर्फ तुम्हें नजर आ रहा है, किसी और को नहीं, ना मुझे ना इमाम साहब को। हमें उससे चल के बात करनी है और मैं तुम्हारे साथ हूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो एकदम से घबरा गई कि मुझे नजर आ रहा है कब्रिस्तान के बाहर वो मौजूद है, तो क्या हम कब्रिस्तान में जाएंगे? वो बोला, हाँ, क्योंकि जब तक ये मसला हल नहीं होगा वो तुम्हें नजर आता रहेगा। और मुझे इमाम साहब जो बता के गए हैं, अगर तुम लोग उनसे पीछा भी छुड़ाओगे तो वो मार्केट में भी नजर आएगा, गली मोहल्ले में भी नजर आएगा, हर जगह पे नजर आएगा। कुछ कहना चाहता है, बेहतर है उसके पास चलो, उसके पास जाओ और उसकी सुनो। आज रात को 9 बजे हम दोनों उसी के पास चलेंगे। और जैसी रात के 9 हुए, रिजवान एक समझदार पुलिस वाला था, उसने एहतियातन अपना पिस्तौल भी अपनी जेब में रख लिया और एक टार्च हाथ में पकड़ी और अपनी बीवी से कहा, आओ मेरे साथ। वो दोनों घर से नीचे उतरे और चलते हुए कब्रिस्तान के उस रास्ते पे पहुंच गए जहां आहिस्ता आहिस्ता वो उस कब्र की तरफ जा रहे थे जिस कब्र के साथ ही वो मौजूद था। चलते 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 जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचे, रिजवान ने अपना हाथ जेब में रखा हुआ था, एहतियातन पिस्तौल उसके हाथ में था कि खुदा ना खास्ता अगर वो कोई इंसान ही हुआ या कोई वजूद के साथ जिंदा इंसान भी हुआ तो कोई खतरा ना हो। उसने हिफ्ज़े मा तकद्दुम अपना पिस्तौल अपने हाथ में पकड़ा हुआ था।
और जब उस कब्र के पास पहुंचे, बिस्मा कांप रही थी। बिस्मा का हाथ उसके शौहर रिजवान ने मजबूती से थाम रखा था, ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत। और औरत जात जब अपने शौहर का हाथ थाम लेती है तो फिर उसको किसी चीज का खौफ नहीं रहता। उसको एक एहसास होता है मेरा मुहाफिज मेरे साथ है। वो जैसे उसके सामने खड़ी हुई तो वो ऐसे खड़ा था जैसे बिस्मा के ही इंतजार में हो, और उसी लम्हे वो बोला, मुझसे डरिए मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे कोई भी नहीं देख सकता, आप वाहिद हैं जिसने मुझे देखा है। तभी मैं चौंक पड़ा था जब आपने खिड़की खोली और मेरी तरफ देखा और मैंने आपकी तरफ देखा, तो मैं उसी वक्त लम्हे मुझे पता लग गया था आप मुझे देख सकती हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे खौफ आ गया था। मुझे और कोई भी नहीं देख सकता। कब्रिस्तान में कई लोग आए हैं, किसी ने मुझे नहीं देखा, मैं उनको नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ आपको नजर आया हूं। मेरा नाम अरसलान है, प्लीज मुझसे डरिए मत, मेरी मदद कीजिए। अरसलान जब ये बोल रहा था तो वो आवाज सिर्फ बिस्मा को आ रही थी, और बिस्मा अपने शोहर का हाथ मजबूती से जो थामे हुई थी और दबाती जा रही थी, जिससे रिजवान को लगा कि कुछ ना कुछ वो देख भी पा रही है और सुन भी पा रही है। अरसलान जब यहां तक बोल चुका तो उसने अपने शोहर की तरफ देखा और कहा, ये अरसलान है, इसने अपना नाम अरसलान बताया है और ये मदद चाह रहा है हमसे। रिजवान ने उसके हाथ पे थपकी दी और कहा, पूछो, बात करो इससे। अरसलान ने कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगी? और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। बिस्मा ने बजाय जुबान से लफ्ज अदा करने के गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो, हां मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो नौजवान जिसने अपना नाम अरसलान बताया था वो बोला, मैं अमीर मां बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। जिस घर के अंदर मैंने आंख खोली वहां घर, गाड़ी, बंगला, दौलत बेइंतहा थी। मैं एक ऐसे घर में आंख खोल रहा था जो एक अमीर मां बाप की औलाद था। बचपन से ही मेरे पास हर चीज मौजूद थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास पैसा था, मेरे इर्द गिर्द ऐसे दोस्त बनना शुरू हो गए जो मेरे पैसे को देखते थे और मैं उनके ऊपर खुल के पैसा खर्च करता था। वो हर वक्त मेरी तारीफें करते थे, हर वक्त मेरे गुण गाते थे। अपनी तारीफें सुन के पैसे के ऊपर मैं अपने आप को शहजादा समझने लगा। और फिर अच्छाई और बुराई की कोई मेरे अंदर तमीज ना रही। मेरा बाप एक पावरफुल शख्स था, एक सियासी शख्स जिसका बहुत असरो रसूख था, तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं था, ऊपर से पैसे का जुनून था। मेरी आदत बिगड़ती गई, यहां तक कि जो भी मुझे बुरा या अच्छा लगता मैं कर गुजरता। यहां तक कि कोई भी लड़की मुझे पसंद आती, उसको हासिल करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ता मैं कर गुजरता। यूं नेकी और बदी का मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस एक पता था, जो मन करे वो हासिल कर लो। जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था उस कॉलेज की भी हर लड़की मुझे जानती थी, और किसी भी लड़की को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मैं उस पर नोट ऐसे निछावर करता, वो गरीब मेरी तरफ निछावर हो जाती। मैं उसका नाजायज फायदा उठाता और उसको फेंक के दूसरी लड़की की तरफ चला जाता। और ये काम मैंने कॉलेज लाइफ से शुरू नहीं किया था। पैसे ने मुझे इतना बिगाड़ दिया था कि स्कूल लाइफ से ही मैं बिगड़ा हुआ था। किसको झाड़ देना, किसके साथ बुरा करना, किसको बदतमीजी से पेश आना, सब कुछ मैं कर गुजरता, और ऊपर से मेरे दोस्त बेइंतहा साथ देते। जहां शरीफ घराने की लड़कियां मुझसे दूर दूर भागती थी, जानती थी कि एक नवाबजादा है, एक बिगड़ा हुआ लड़का है, एक अमीर मां बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, और मैं अपने कॉलेज के अंदर अपने आप को हीरो समझता, और मेरे दोस्त कहते, अरसलान तुम जैसा अमीर और हीरो कोई भी नहीं है, तुम्हारा मुकाबला ही कोई नहीं है। लेकिन वहीं पे एक लड़की जिसका नाम इरम था, पहली दफा कॉलेज में मेरे सामने आई, और उसको देखते ही मैं ऐसा उस पे फिदा हो गया,
उसकी हुस्न, उसकी खूबसूरती को देखते ही मैं ऐसा हक्का बक्का हो गया कि मुझे लगा कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में किसी से प्यार ही नहीं किया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि प्यार होता क्या है। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि औरत ज़ात को मैं जब चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ और फेंक देता हूँ इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन वो लड़की एक खाते पीते घर से थी। उसको मेरी दौलत, मेरी गाड़ी, कुछ भी राग़िब ना कर सका। वो बिल्कुल भी मेरी तरफ देखने को तैयार नहीं थी। और जैसे ही मैंने इरम को देखा, मैं उसका सचमुच में आशिक हो गया, उसका दीवाना हो गया। उसके पीछे चक्कर लगाने लगा, लेकिन इरम ने एक निगाह भी मेरी तरफ नहीं डाली। और उसकी सहेलियों ने उसको बता दिया था कि ये जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, ये एक बिगड़ा हुआ नवाबजादा, इससे बच के रहना। ये लड़कियों की इज्जतों से खेलता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। मेरी कोशिश के बावजूद इरम ने मुझे मुंह न लगाया। मैंने हर हरबा इस्तेमाल किया, उसको खाने की ऑफर की, कैंटीन पे उसका बिल देने की कोशिश की, तो वो गुस्से में मेरे पास आई और बोली, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरा बिल देने की? तुम्हें कहा किसने है कि मेरा बिल दो? खबरदार, आज के बाद मेरा बिल ना देना, ऐसी हरकत भी ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैं उस पर आशिक ना होता तो उसको ऐसा मजा सिखाता कि वो याद रखती, लेकिन मैं उस पर ऐसा फिदा हो चुका था आगे से। मैं चुप रहा और मेरे दोस्त मुझसे बोले, क्या हो गया है? अरे तू हीरो है, उसने तुझे इतना कुछ कहा, तू आगे से चुप रहा। और मैं दिल पे हाथ रख के बोला, अरे नहीं यार, इस पे तो इश्क हो गया है, इसका तो दीवाना हो गया हूं, इसको कुछ नहीं कह सकता। उसका रास्ता रोकता हर हरबा जब नाकाम हुआ तो मैंने एक दिन उससे कह दिया, इरम, मैं जितना भी बुरा हूं, लेकिन सच्ची बात यह है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैंने किसी भी लड़की से पूछ लो, किसी को शादी का नहीं कहा। उनके साथ घूमता फिरता हूं, अय्याशी करता हूं, लेकिन किसी से भी शादी की ख्वाहिश नहीं हुई। तुम्हें जब से देखा है, पहली निगाह में तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं और हकीकी मानों में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अपने वालदैन को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं और मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगा, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर दूंगा। तुम एक दफ़ा सिर्फ हाँ कर दो। इरम बोली, मेरी मंगनी बचपन में ही मेरे कज़न से हो चुकी है, जिसका नाम अहमद है। मैं और अहमद, हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ख़ानदान को भी पता है, क्योंकि हम दोनों की बचपन में मंगेतर थे, मंगनी हो गई थी। हम मंगेतर भी हैं तो हमारा हक है। जल्दी हमारी शादी होने वाली है, तो मैं अपने मंगेतर के अलावा जो मेरा प्यार भी है, मैं किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहूँगी। तो इसलिए आज के बाद मेरे रास्ते में ना आना। मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, वरना मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से की बहुत तेज थी। वैसे वो बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई उसके रास्ते में आए तो उस मामले में बहुत गुस्सा करती। मैं उसके रास्ते से हट गया। मैंने अच्छा बनने की कोशिश की। सब मेरे दोस्त मुझे कहने लगे कि बल्ले बल्ले होगी, ये सब आपको कह रहे हैं भाई, अरसलान तो बदल गया है, अरसलान तो अच्छा हो गया है। लेकिन उस पर कोई भी फर्क ना पड़ा। मैंने अपने आप को बदल भी लिया, लेकिन उस पर जब कोई फर्क ना हुआ तो फिर मैंने एक भयानक मंसूबा बनाया। उसके मंगेतर, जिसका मैं पता कर चुका था, उसको अगवा करने का। मैंने अपने कुछ खास मुलाजिम जो थे उनको जिम्मे लगाया कि ये लड़का है, ये इसकी तस्वीर है, इसका पीछा करो और जहां कहीं अकेला नजर आए इसको अगवा करो। और जो मेरा फार्म हाउस, खास वाला फार्म हाउस जिसका रास्ता किसी को भी नहीं पता, वहां इसको पहुंचा दो। वैसे तो मेरे वालिदैन के वो मुलाजिम थे, मेरे वालिद के लिए हर वो बुरा काम करते थे और वो जानते थे मैं वालिद का चहीता बेटा हूं। जब मैंने उनको हुक्म दिया तो वो उसकी रैकी करने लगे, उसके पीछे जाने लगे कि कहां कहां जाता है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे वो अकेला होता है। क्योंकि वो भी एक खाती पीती अमीर फैमिली से था। बहुत मुझसे ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन खाते पीती फैमिली से थे। जब उन्होंने उसका सारा शेड्यूल देख लिया तो एक दिन मुझे बताया कि फलां जगह पे जब जाता है तो वो टाइम ऐसा है कि हम उसको अगवा कर सकते हैं। मैंने कहा कर लो। उन्होंने अहमद को अगवा कर लिया। अहमद को अगवा करके हमारे कई फार्म हाउस हैं, एक स्पेशल फार्म हाउस जो बहुत दूर है, जिसका एड्रेस किसी को भी नहीं पता, वो हमारे पर्सनल कामों के लिए होता है, वहां पे उसको नीचे तय खाने में पहुंचा दिया गया। मैं जब वहां पहुंचा तो वो रस्सियों से बंधा हुआ था और मैं उसके जब सामने गया तो मैंने उसको देखते हुए कहा, तू है वो शख्स जिससे इरम बेइंतहा मोहब्बत करती है और मैं इरम से शादी करना चाहता हूं। अब तेरे हाथ में है, तू खुद फैसला कर। तुझे जिंदगी अजीज है
या तू मौत को गले लगाना चाहता है? उसने जज्बात में कहा, इरम मेरी है, मेरे अलावा इरम किसी की नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने उन मुलाजमों से कहा, ठीक है भाई, इसकी मोहब्बत का भूत उतारो, मैं जब तक दूसरे कमरे में हूँ। मैं तय खाने से निकला, मैं ऊपर चला गया और मेरे मुलाजमों ने उसकी ऐसी दुर्गत बनाई कि जब मैं उसके पास गया तो वो शदीद ज़ख्मी हो गया था, उसके मुंह से खून बह रहा था और वो मुझे देखते ही समझ गया कि अब उसको जितना जुल्म उस पर किया गया है वो तैयार हो गया। और मैंने उसको सिर्फ इतना पूछा, अकल ठिकाने आई? तो उसने गर्दन हिला दी। हाँ, वो मोहब्बत तो बेइंतहा करता था, लेकिन हमारे जुल्म सितम की वजह से शायद मजीद अब तकलीफ नहीं सह सकता था। अमीर ज़्यादा था, कभी उसको मार नहीं पड़ी थी, इतना तशद्दुद वो सह भी नहीं सकता था। वो मानने को तैयार हो गया। मैंने उससे कहा, लिखो एक ख़त, तहरीर मैं लिखवाता हूँ। मैंने उसे एक ख़त लिखवाया जिसमें उसने लिखा, इरम मुझे माफ़ कर देना, मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो दूसरे मुल्क की नेशनल है, दूसरे मुल्क में रहती है और मैं भी अब उसके साथ दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। इस तरह की एक मैंने तहरीर लिखवाई। मतन जो था वो यही था कि भाई वो किसी और लड़की के मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसके साथ अब दूसरे मुल्क जा रहा है क्योंकि वो दूसरे मुल्क की सिटीजन है। ये खत इरम के घर रवाना कर दिया गया क्योंकि 2-3 दिन जब उसका अता पता नहीं लगा, अहमद के माँ बाप भी उसको ढूंढ रहे थे, इरम के घर वाले भी परेशान थे और वहाँ पे जब एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि वो तो एक लड़की के चक्कर में दूसरे मुल्क चला गया है, तो इरम बहुत रोई। और वहीं पे मेरे पास एक मौका आ गया इरम का दिल जीतने का। इरम को भी उसकी सहेलियां बता चुकी थीं कि अरसलान बहुत बदल चुका है, तुम्हारे प्यार ने उसको बहुत बदल दिया है। और जब उसका मंगेतर उसे बेवफाई करके एक और लड़की के साथ दूसरे मुल्क चला गया तो ऐसी टूटी कि वहां मुझे मौका मिला उसके करीब जाने का और बहाने से मैं उसके इतना करीब हो गया कि आखिर वो मान गई। और यूं फिर से मैंने उसके घर इजाज़त मांगी रिश्ता भिजवाने की और उसने हां कर दी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अरसलान जो इतना बिगड़ा हुआ था, उसकी सहेलियां उसको बता चुकी थी कि वो इरम की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर चुका है, अपने स्टाइल को तब्दील कर चुका है। तो वो लड़की इस बात पे हैरान थी कि कितना मुझसे प्यार करता है अरसलान, जो मुझसे प्यार जिसको करना चाहिए था वो एक और लड़की के साथ भाग गया, क्योंकि उसकी तहरीर को जानती थी, उसकी तहरीर खत मिलते ही उसको पता लग गया था अरसलान ने लिखा है। और जो बुरा था वो मेरी मोहब्बत में अच्छा बन गया, और जो अच्छा था वो कैसा बुरा बन गया। तो उसने कहा, मुझे अरसलान से ही शादी करनी है। यूं अरसलान के घर ये जब बात पता लगी, अरसलान ने अपने माँ बाप से कहा कि मेरे लिए आप रिश्ता लेने के लिए जाएं। तो वो माँ बाप को उसने राज़ी कर लिया और उसके माँ बाप इरम के घर पहुंचे। यूं इरम के वालिदैन ने रिश्ते के लिए हां कर दी और दोनों की मंगनी तय कर दी गई। मंगनी तय होने के दूसरे ही दिन अरसलान अपनी गाड़ी पे जा रहा था। खुशी में वो पागल था, दीवाना था, खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कल उसकी मोहब्बत, उसकी इरम उसको मिल चुकी थी, उससे उसकी मंगनी हो चुकी थी, अनकरीब शादी होने वाली थी। वो ऐसा अपनी खुशी में गर्क था कि तेज़ गाड़ी चलाते हुए उसको एहसास ही ना हुआ और उसकी गाड़ी का हादसा हुआ। इस अंदाज में बुरा हादसा हुआ कि गाड़ी इतनी ज़ोर से टकराई कि वो शदीद गाड़ी में ज़ख्मी हो गया। वो गाड़ी से निकलना ही चाह रहा था कि गाड़ी को आग लग गई और वो उसी में मर गया। यहां तक जब उसने कहानी सुनाई जो इरम और अहमद की कहानी थी, और वही अरसलान जो मर चुका था अपनी कब्र पे पास खड़ा बिस्मा को कहानी सुना रहा था, वो बिस्मा जिसने अपने शौहर का हाथ थाम रखा था और खामोशी से खड़ी थी और मुसलसल पास खड़ा शौहर समझ रहा था कि वो कोई बोल रहा है जिसकी तरफ वो देख रही है और वो उसकी कहानी को सुन रही है। जहां यहां तक कहानी उसने सुना ली तो आगे से बोला, वो मरने वाला है, वो अभी जिंदा है, वो मेरे तय खाने में है, मेरी मदद कीजिए, उसको बचा लीजिए। मैं बातिनी वजूद के साथ हूं, मेरा वजूद इस कब्र के अंदर है, बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए, अहमद को बचा लीजिए, वो मर जाएगा। अगर वो मर गया
तो मेरे गुनाहों की लिस्ट बहुत बड़ी है, सबसे बड़ा बोझ मेरे लिए बन जाएगा। मुझे नहीं पता जब मुझे दफनाया गया तो मैं बाहर कैसे था। यही आग जो आपको लगी हुई नजर आती है, इसी आग ने मुझे जलाया है गाड़ी के अंदर। और जब मैंने अपने वजूद को मिट्टी के अंदर दफन देखा तो यहां अपने आप को पाया। मैंने लोगों को आवाजें दी, किसी ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी। जो कब्र में मुझे दफना रहे थे, जो मेरे लिए फातिहा पढ़ रहे थे, मैं सबको पुकारता रहा, लेकिन कोई भी मेरी आवाज ना सुन पाया। तो मैं उदास होकर बैठ गया। और फिर जब खिड़की खुली, उस खिड़की के अंदर आपने मुझे देखा और मैंने गर्दन मोड़ के आपको देखा, तो आपकी आंखों में मैंने देख लिया था कि आपको मैं नजर आ गया हूं। तभी मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और आपके चेहरे पे खौफ भी मैंने देख लिया था। आपने खिड़की बंद कर ली थी। मैं समझ गया कोई मुझे देख सकता है, वो आप थी। उसी लम्हे बिस्मा अपने शौहर की तरफ मुड़ी और बोली, रिजवान, इसने ये वाली कहानी सुनाई है। वो सारी कहानी जल्दी से उसने अपने शौहर को सुना दी। और रिजवान बोला, इससे पूछो वो लड़का अहमद कहां पे है। उसने कहा, चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। उसी वक्त उसने अपने बीवी को साथ दिया और कहा, आ जाओ। वो चलते हुए जब अपने घर के करीब पहुंचे तो वो भी चलता हुआ उनके पीछे आ गया। रिजवान ने पूछा, क्या वो हमारे साथ है? तो उसने कहा, हां। उसने अपने ऑफिस कॉल की पुलिस स्टेशन और कहा, गाड़ी लेके और कुछ पुलिस वाले लेके फौरन पहुंचो। उन्होंने गाड़ी ली और पुलिस वालों को साथ लिया और रवाना हो गए। वो रास्ता बताता जा रहा था, पीछे बैठा हुआ गाड़ी चला रहा था रिजवान, और आगे उसकी बीवी बिस्मा बैठी थी और पीछे अरसलान गाड़ी में बैठा रास्ता बताता जा रहा था। और वो गाड़ी तेजी से चलती हुई, जहां पीछे एक पुलिस की जीप भी आ रही थी, चलती हुई उसी फार्म हाउस की तरफ जा रही थी। जब वो फार्म हाउस के गेट पे पहुंचे तो वो सब तरीका बताता गया कि गेट को खोलने के लिए उतरें और इस तरीके गेट भी खोला जा सकता है। अंदर सिर्फ 2 मुलाजिम हैं। मैं हारन देता था, वो गेट खोलते थे। आप इस तरह खुद से गेट खोल लीजिए। रिजवान नीचे उतरा और उसने उसी तरीके गेट खोल लिया, क्योंकि वो अपने बाकी पुलिस वालों को नहीं बताना चाहता था कि मुझे कौन गाइड कर रहा है या कौन बता रहा है क्या है। वो खामोशी से अंदर जाए गए। जीप भी अंदर चली गई। उसने कहा, 2 सिर्फ चौकीदार हैं जो उनकी हिफाजत के लिए हैं और उनके पास असला भी है। रिजवान ने अपने जवानों को अलर्ट रहने के लिए कहा और जो रास्ता वो बताता जा रहा था उसी तरह वो आगे बढ़ते रहे। और एक जगह पे पहुंच के उन्होंने बिस्मा से कहा, अब आप इधर ही रुको, क्योंकि आगे गोली भी चल सकती है, उनके पास असला है, आगे हम खुद जाएंगे। एक बड़ा फार्म हाउस था, क्योंकि वो उनको अलर्ट कर चुका था, अरसलान इससे आगे ना जाना, इससे आगे गए तो वो पता लग जाएगा उनको। उसके बाद रिजवान और कुछ पुलिस वाले एहतियात के साथ चलते हुए अंदर गए तो उन्होंने देखा एक शख्स सो रहा था। उन्होंने जाते ही उसके मुंह पे हाथ रखा, उसको जल्दी से पकड़ लिया कि कहीं वो शोर न मचा दे। दूसरे को ढूंढा तो दूसरा नहीं था। वो ढूंढते ढूंढते नीचे जब तय खाने में पहुंचे तो देखते हैं तय खाने में वो जख्मी पड़ा हुआ है और अहमद कहीं पे भी नहीं है। उन्हें जाती उस जख्मी को पकड़ा और पूछा, अहमद कहाँ है? उसने कहा, जब मैं नीचे आया उसको खाना देने के लिए तो वो अपने रस्सियां खोल चुका था। वो काफ़ी जख्मी तो था, लेकिन अब वो शायद बेहतर हो चुका था। और जैसे वो अपनी रस्सियां खोल चुका था, मैं उसके करीब पहुंचाऊं तो उसने मुझ पर हमला कर दिया और वो भाग गया है। मैंने उस पर गोली चलाई, उसकी टांग में गोली भी लगी है, वो जख्मी है लेकिन वो भाग गया है। तो उन्होंने पूछा, जो दूसरा सो रहा है? उसने कहा, ये बाद में आया है, ये बाहर गया हुआ था, उस वक्त मैं अकेला था, मैं खाना देने आया था, ये यहां पे नहीं था, इसलिए वो भाग गया है। रिजवान ने अपने पुलिस वालों से कहा, ढूंढो, जख्मी हालत में एक नौजवान आप लोगों को मिलेगा। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। वो सारे इधर उधर ढूंढना शुरू हो गए। ढूंढते ढूंढते, रात का टाइम था, अंधेरा था, मुश्किल था। उन्हें उसको रोकना पड़ा कि शायद रात को अंधेरे में हम इस वीरान जगह के ऊपर, फार्म हाउस की आबादी से बहुत दूर वीराने में था, हम इसको सुबह तक रोक देते हैं। और जब सुबह सूरज अभी तलू नहीं हुआ था, रोशनी हल्की हल्की पू फूटने लगी थी, रोशनी हल्की हल्की फैलने लगी थी, उन्हें फिर से ढूंढना शुरू किया तो एक जगह पे अरसलान की आवाज़ आई। बिस्मा से कहा, वो उस
खाई के अंदर बेहोश पड़ा है। बिस्मा ने शौहर से कहा वो उस खाई में बेहोश है, क्योंकि रिजवान अपनी पुलिस वालों को यह बताना नहीं चाह रहा था कि वो बीवी को कोई और बता रहा और बीवी आगे से बता रही है, इसलिए वो नॉर्मल तरीके से सारा देख रहे थे। जब उस खाई में गए तो अहमद उसमें बेहोश पड़ा हुआ था। फौरी तौर पर उन्होंने अहमद को उठाया तो उसकी सांसें मध्यम थी, शायद जख्मों की पहले भी तकलीफ उसको थी, फिर ऊपर से उसको टांग पे गोली भी लगी थी। फौरी तौर पे वो उसको अस्पताल लेके पहुंचे, लेकिन जैसे ही अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा इसकी हालत बहुत सीरियस है। फौरी तौर पे उसको आईसीयू में ले गए और डॉक्टर अपना उसको ट्रीटमेंट देना शुरू हो गए। उस शीशे के बाहर रिजवान, उसकी बीवी बिस्मा और अरसलान उनके साथ मौजूद था। सामने मशीन जो दिल की लहरों को बता रही थी, कि जो उसकी हार्ट बीट शो करा रही थी, कि दिल की धड़कन जो अब आहिस्ता आहिस्ता और मध्यम होती जा रही थी, जो वो मशीन सामने थी बता रही थी कि उसकी दिल की धड़कन और आहिस्ता होती जा रही है और आहिस्ता होती जा रही है, जो इस चीज़ की अलामत थी कि डॉक्टर कोशिश के बावजूद उसको बचा नहीं पा रहे। कि तभी एकदम से बिस्मा ने देखा कि वो एकदम से चौंक भी पड़ी। उसने देखा कि उस बिस्तर पे लेटे हुए अहमद के जिस्म में से एक और अहमद का वजूद आहिस्ता उठ के बैठा, और वो लेटा हुआ था, आंखें उसकी बंद थी, उसके वजूद में से एक वजूद उठ के बैठा और उठने के बाद वो नीचे उठ के खड़ा हो गया। और जैसे ही उठ के खड़ा हुआ तो अभी खड़ा वो अहमद के वजूद को ही देख रहा था। अहमद जो बिस्तर पे लेटा है उसी के वजूद में से उसकी रूह या उसका हमजाद निकल के साइड पे खड़ा अहमद को ही देख रहा है। तो पास बैठे अरसलान ने कहा, खुदारा डॉक्टरों से कहिए इसको बचा लें, इसका बातनी वजूद आ रहा है, मेरे लिए और कहर हो जाएगा, इसको रोक लीजिए, इसको रोक लीजिए, इसकी ज़िंदगी को बचा लीजिए, इसके बातनी वजूद को बचा लीजिए, मेरे लिए कहर हो जाएगा। वो एक रोने वाले अंदाज में, इस अंदाज में चीखा कि जैसे वो पागल हो जाएगा। मरने के बाद भी उसकी हालत थी कि मेरे बस में नहीं है, इसको रोकिए। और उसी वक्त जहां रिजवान ने सिर्फ ये देखा था मशीन के ऊपर उसकी हार्ट बीट बंद हो गई है, वो जो वेव्स चल रही थी हार्ट बीट की वो बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, उसका दिल बंद हो गया था, वो रुक गई थी। सिर्फ रिजवान को मशीन पे दिल की वेव्स बंद नजर आई थी, लेकिन बिस्मा उस वजूद को देख रही थी जो पहले खड़ा अपने वजूद को देख रहा था। उसके बाद वो मुड़ा और मुड़ने के बाद उसने अरसलान को भी देखा और अरसलान के साथ बैठी हुई बिस्मा को भी उसने देख लिया। और इस अंदाज में देखा जैसे वो कह रहा हो आंखों ही आंखों में कि इस अस्पताल के इस कमरे के अंदर खड़े हुए डॉक्टर और नर्सें मुझे देख नहीं पा रहे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन ये सामने बैठी हुई लड़की और उसके साथ मरा हुआ अरसलान, वो तो उसको देख ही सकता था, लेकिन ये जिंदा लड़की भी उसको देख रही है। वो चौंका और फिर आहिस्ता से उसने बिल्कुल आहिस्ता से एक कदम आगे रखा, जैसे अब वो बिस्मा और अरसलान की तरफ आ रहा हो। और अरसलान एक ही बात कही जा रहा था, इसको रोक लीजिए, खुदारा इसको बचा लीजिए, इसकी मोहब्बत इसको मिल जाए, खुदारा इसको बचा लीजिए। और उसी वक्त डॉक्टर जो देख चुके थे कि मशीन के ऊपर उसकी हार्ट बीट रुक चुकी है, जल्दी से उन्होंने वो शॉक देने वाली, करंट देने वाली मशीनें उठाई और फौरी तौर पे उसके वजूद पे झटका दिया। और जैसे ही उसके वजूद को झटका लगा तो उसी वक्त जो उसका कदम आगे बढ़ा था वो एकदम से रुक सा गया अपनी जगह पे उस झटके की वजह से, क्योंकि ना सिर्फ अहमद के जिस्म ने झटका लिया था बल्कि खून की रवानी हुई थी। उस झटके से खून ने, दिल ने पंप किया था और हल्की सी रवानी हुई थी, वो रुक सा गया। एक झटके के बाद कुछ सेकंड उन्होंने इंतजार किया, ये फिर बाहर की तरफ आना शुरू हुआ। इसने फिर से एक कदम, दो कदम बाहर की तरफ रखा और उसी लम्हे उन्होंने फिर से मशीन से एक और जोरदार अहमद के जिस्म पे झटका दिया। जैसे ही अहमद के जिस्म को जोरदार झटका मिला तो उसी वक्त बिस्मा कहती है कि मैंने देखा एकदम से जैसे किसी हाथ ने, किसी चीज ने उस अहमद के वजूद को पीछे से पकड़ के खींचा हो, इतनी जोर से खींचा था कि उड़ता हुआ पीछे, यानी इंसान जैसे पीछे की तरफ जाए, चलता हुआ नहीं, किसी इंसान कोई खड़ा हो उसको पकड़ के खींच लें तो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाएगा, तो ऐसे उड़ता हुआ गया है और सीधा अहमद के जिस्म में दाखिल हो गया है। और अहमद के जिस्म ने एक झटका लिया है जोरदार और उसके बाद वो मशीन शो कराना शुरू कर दिया, टी 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 के दिल की धड़कन फिर से शुरू हो गई है। वो शख्स जो अभी अभी दिल की धड़कन बंद होने की वजह से मर चुका था, मर सा गया था, उसको वो झटके देने से, दूसरी दफ़ा झटका देने से फिर से उसकी हार्ट बीट
चल पड़ी थी, फिर से वो जिंदा हो गया था और उसके उस वजूद को, जो बातें वजूद बाहर निकला था, पीछे से किसने खींच के वापस अहमद के जिस्म में डाल दिया। और उसी लम्हे वो जो पास खड़ा हुआ अरसलान था, उसने बिस्मर की तरफ देखा और आंखों में उसके आंसू थे। उसने शुक्रिया के अंदाज में कहा और उसी लम्हे वहां से गायब हो गया। अगले दिन वो दोनों मियां भी वहां पे रहे, वहां से घर चले गए। अगले दिन दोनों नहा धो के बकायदा फूल लेके अरसलान की कब्र पे गए। वहां पे उन्होंने फातिहा पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, तेरे राज हैं, तू बेहतर जानता है। तूने बिस्मा को दिखाया, वो मदद के लिए कहना चाह रहा था, शायद हम टाइम पे ना पहुंचते तो वो मर जाता। या अल्लाह, तूने शायद रिजवान को ही वसीला बनाना था, बिस्मा को ही वसीला बनाना था। बचाना तो तेरा काम है, बचाया तो मेरे मालिक तूने है, लेकिन वसीला हमें बनाना था और इस अरसलान के जरिए बनाना था, तो हम वसीला बने हैं। तेरे राज तू बेहतर जानता है। ये कितना गुनहगार है, इसने क्या किया है, तू इसको माफ फरमा। तू रहीम और करीम है, गफूर और रहीम है। बाकी तू अपने राज बेहतर जानता है। हम एक बशर हैं और जिंदा बशर दूसरे मुर्दा बशर के, जो मर चुका होता है इंसान, उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह माफ कर दे। क्योंकि या अल्लाह, हमारी दुआओं के हाथ उठे हैं, हम ये दुआ तो नहीं कर सकते या अल्लाह इसको अजाब दे, या अल्लाह इसको तकलीफ दे। या अल्लाह, जो तुझे बेहतर लगे, तू रहीम और करीम है, गफूर और रहीम है, इसको बख्श दे। और उसके बाद उन्होंने फातिहा पढ़ी, अपने घर चले गए। उसके बाद वो कई दफा उसने खिड़की खोली बंद की, खिड़की खोली बंद की, सामने कोई भी नहीं था, कोई आग नहीं थी, कोई भी नहीं था। वो आखिरी लम्हे उसने अपनी आंखों से रोते हुए इस अंदाज में शुक्रिया अदा किया था कि आपने मेरा काम किया, और चला गया। उसके बाद क्या हुआ उसके साथ खुदा जाने। लेकिन जब अहमद रिकवर हो गया और उधर पता लग गया इरम, उसकी फैमिली को, अहमद की फैमिली को, वो भागते हुए पहुंचे और उनको बताया रिजवान ने कि इसको किसी ने कैद कर रखा था, किसी की कैद में था और हम लोग इसको छुड़वा के लाए हैं। और उनको बताया, अहमद की फैमिली को और इरम की फैमिली को, कि ये कहीं पे भी नहीं था, इतनी दिनों से किसी ने इसको कैद कर रखा था। किसने कैद किया था ये नहीं बताया। इरम परेशान होके, जिसको पता लग चुका था कि अरसलान भी मर चुका है, जो गमगीन थी, जो बहुत डिस्टर्ब थी, उसका मंगीतर पहला उसको छोड़ के चला गया था। दूसरा अरसलान, जिससे मंगनी ही हुई थी, मंगनी के अगले दिन मर चुका था, वो तो बिस्तर पे लग गई थी, नढाल थी, उसको तो जिंदगी से नफरत हो गई थी। लेकिन जब उसको पता लगा कि अहमद वापस आ गया है, वो भागती हुई आई और उसको इंस्पेक्टर रिजवान ने बताया ये गिरफ्तार था। और इरम को साइड पे बुला के कहा, मेरी बहन, ये किसी लड़की के साथ बाहर नहीं भागा था, इसको अगवा करके इसके जरिए खत लिखवाया गया था और जिसने कराया था वो खुद मर चुका है। अल्लाह के काम अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उसको बचाया भी अरसलान ने है। और उसको बता दिया कि मेरी कैसे बीवी ने अरसलान को देखा और अरसलान ने ही कहा कि मैं तो मर चुका हूं, उसको बचा लो। तो हम वहां तक पहुंचे और उसको बचा के लाए। टीवी, खबरें, अखबार को तो यही बताया गया है कि हमने अपनी कार्रवाई की, इसको बचाया, लेकिन हकीकत में हमें अरसलान ने ही कहा था। वो तो आपसे सच्चा प्यार करता था और मरने के बाद अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए शायद उसने भेजा है कि अहमद को बचा लो। अहमद बेकसूर है। और उसके बाद अहमद जब ठीक हो गया, वही बात उसने अपनी मंगेतर इरम को भी बताई कि मुझे अरसलान ने अगवा किया था, मैं कहीं बाहर नहीं गया था और मेरे ऊपर जो तशद्दुद किया गया था, उस तशद्दुद की वजह से उसने मुझसे खत लिखवाया था। यूं उन दोनों की शादी हो गई। अरसलान इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन रिजवान और उसकी बीवी दोनों, बिस्मा, कुछ अरसा उस घर के अंदर, कुछ साल उस घर के अंदर रहे। और वो खिड़की को जब भी खोलती तो उसके बाद वहीं पे खड़े होके
फातिहा पढ़ती थी। सिर्फ अरसलान के लिए नहीं, अरसलान का भी वो कहती मैं नाम लेती, और बाकी भी कब्रों में जो मौजूद थे जिनके मुझे नाम नहीं पता थे, मैं उनके लिए भी फातिहा पढ़ती और अरसलान का नाम लेके फातिहा पढ़ती कि या अल्लाह जितने भी कब्रों में मौजूद हैं ये सब, और ये जो अरसलान सामने लेटा है इसके भी गुनाह माफ़ फरमा, सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। और उसके लिए फातिहा पढ़ती रही। और उसके बाद उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि शौहर की ट्रांसफ़र हो, अब हम यहाँ से चले जाएं। इस खिड़की को खोल के सामने के मंजर को देख के दिल अजीब सा उसका हो जाता था। और खुदा की तरफ से ऐसा हुआ, इंस्पेक्टर रिजवान का तबादला हुआ और उसके बाद वो दूसरे शहर चले गए, वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन इंसान के साथ ज़िंदगी में जब इस तरह का वाक़या होता है तो कोशिश के बावजूद उसको छुपा नहीं सकता। आखिर कहीं ना कहीं वक्त ऐसा आ जाता है, फैमिली के किसी रिश्तेदार के, किसी माँ बाप के, किसी के भी आगे वो अपनी सारी कहानी सुना देता है। और बिस्मा खुद भी जो एक अजीब सी थी, परेशान सी थी, एक दिन उसने भी बैठ के ये सारा हाल बता दिया कि मेरी ज़िंदगी में ये मेरे साथ हो चुका है। और जब इंसान दूसरे को बताता है तो फिर वो कहानी छुपती नहीं है, वो राज़ों से पर्दा हट जाता है। और इस राज से भी जब पर्दा हटा तो मुझे ये कहानी भेजी गई कि ये भी एक राज़ों में से राज है। ऐसे राज भी होते हैं। आप कई राज की बात करते हैं, कई स्टोरीज़ के अंदर राज जो पोशीदा राज होते हैं उससे पर्दा हटाते हैं। आपके शो का नाम भी राज है, तो ज़रूर इसको भी स्टोरी में शामिल कीजिएगा जो मैंने आज आपको सुनाई है, राज़ों में से एक राज।